हे गाइस, 16 साल की एज में आप क्या करने को सोच सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ करने को तो नहीं सोच सकते। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसे लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जो 16 साल की एज में न केवल अपनी बहन का बदला लेता है, बल्कि एक ऐसा इतिहास लिखता है जिसको आज हम सभी लोग पढ़ते हैं। और आज आप उसी के बारे में पढ़ने वाले हो। इस कहानी से आप थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि ये कहानी है राजा हर्षवर्धन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद 6ठी शताब्दी में हरियाणा के पास एक जगह होती है थानेसर। थानेसर में पुष्यभूति ने एक नए वंश का उदय किया था, जिसको इसीलिए इसको पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश भी कहते हैं। अच्छा, जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, इसकी पुष्टि कैसे होती है कि कहानी है कि सच है, इसके लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं। पहला तो स्रोत हर्षचरित है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। इसके अलावा ह्वेन सांग की रचनाएं हैं, जो कि एक चीनी यात्री था। इसके अलावा एहोल अभिलेख है, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये कहानी नहीं बल्कि ये सच है। पुष्यभूति के बाद अगर कोई अच्छा राजा होता है पुष्यभूति के बाद, तो वो थे प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने महाधिराज की उपाधि भी ली थी। इनकी 3 संतानें थीं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बनता है। थानेसर ही इनकी राजधानी होती है और इनकी राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ कर दिया जाता है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। राज्यवर्धन राजा होता है थानेसर का, कन्नौज का राजा होता है ग्रहवर्मा, जिसका दोस्त होता है यहाँ मालवा का शासक देवगुप्त, और यहाँ बंगाल का शासक होता है शशांक। कहानी इन्हीं के आपस में घूमती है। देवगुप्त जाकर ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को अपने साथ ले आता है। राजश्री को बचाने के लिए राज्यवर्धन मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर देता है, पर राजश्री जंगल में भाग गई होती है। इसके अलावा देवगुप्त का दोस्त होता है यहाँ पे बंगाल का शासक शशांक। शशांक गुस्से में आकर धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तभी मजबूरी में हर्षवर्धन को, जी हाँ 16 साल की एज थी उसकी तब, हर्षवर्धन राजा बनता है थानेसर का। अब हर्षवर्धन के सामने बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। एक तो उसको कन्नौज को बचाना होता है, जिसपे संकट मंडरा रहा होता है, और दूसरी चीज़ होती है उसकी बहन को बचाना। तो हर्षवर्धन सबसे पहले यही करता है कि वो बंगाल के शासक शशांक को मारकर अपनी बहन राजश्री को बचाता है। और कहते हैं कि जंगल में भागते हुए जिस टाइम हर्षवर्धन राजश्री को पाता है, वो सती होने जा रही होती है। सती मतलब मरने जा रही होती है। इसीलिए राजा हर्षवर्धन उसको रोक लेता है, और राजा बनने के बाद हर्षवर्धन सती प्रथा पे पूरी तरह से रोक लगा देता है। अब कन्नौज को राजधानी के बनाने के बाद हर्षवर्धन ने इतना डेवलपमेंट कर दिया था कन्नौज का, कि उस टाइम का बेहतरीन, जी हाँ बेहतरीन साम्राज्य माना जाता था। केंद्र हो गया था कन्नौज। यहाँ तक कि साउथ से भी त्रिपक्षीय संघर्ष बाद में कन्नौज के लिए हुआ। इतना अच्छा बन गया था कन्नौज। हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है, तभी वो यहाँ पे साउथ में हाथ आजमाने को सोचता है। नर्मदा नदी तक तो वो अच्छा उसका साम्राज्य हो जाता है, पर कर्नाटक के पास पुलकेशिन द्वितीय उसको हरा देता है। इस बात की पुष्टि कैसे होती है, ये हमें पता चलता है एहोल अभिलेख में, क्योंकि एहोल अभिलेख में लिखा हुआ है कि हर्ष का हर्ष छीना, मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि ली थी। 16 वर्ष की आयु में राजा बना था, मैंने अभी आपको बताया है। बंगाल के शासक से बदला लिया था और राजश्री को सती होने से बचाया था। कन्नौज को राजधानी बनाया था। ह्वेन हर्षवर्धन के ही काल में भारत आया था। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ह्वेन हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। हर्षवर्धन का काल ऐसा था जिसमें सभी धर्मों को मान्यता मिली थी, खासकर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हर्षवर्धन ने लास्ट टाइम अपने अंतिम क्षणों में खुद भी अपना लिया था। इसके अलावा हर्षवर्धन बहुत ही अच्छे राइटर थे। इन्होंने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली रचनाएं लिखी हैं। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के लिए एक विशाल सभा का भी आयोजन करवाया था, और हर 5 वर्ष में प्रयाग में वो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। पुलकेशिन द्वितीय ने भी हर्षवर्धन को हराया था, इस बात को मैं आपको बता चुकी हूँ। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अपने अंतिम समय में, और बौद्ध धर्म को संरक्षण के लिए आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका भी हर्षवर्धन बहुत ख्याल रखता था।
इसके अलावा व्यापार का प्रमुख केंद्र मथुरा हो गई थी, वो भी हर्षवर्धन के काल में। इससे पहले कभी भी मथुरा इतना केंद्र में नहीं रही थी, लेकिन हर्षवर्धन के काल में वो व्यापार का प्रमुख केंद्र हो गई थी। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।